channel Education Point. In this channel, you will get the explanation about business studies and economics of class 11th and 12th. Today, I will provide you best explanation of chapter Consumer Protection of Business Studies of class 12th. And one thing that friends, I am provide you more example in chapter between the chapter. एग्जाम्पल के अंदर मैं आपको इंक्लूड करूँगा विथ ऑल द रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड्स। आप उस चीज़ को माइंड मत करिएगा कि मैं आपके लिए ऐसा कह रहा हूँ, मैं आपके लिए वैसा कह रहा हूँ। इस चीज़ को आप बिल्कुल भी माइंड मत करिएगा। आई एम रिस्पेक्टिंग यू, आई दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट फॉर यू, प्लीज डोंट माइंड इन एग्जाम्पल बिटवीन द चैप्टर। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर को समझने के लिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन को हम समझने के लिए हमने चैप्टर को 4 पार्ट में डिवाइड किया। 4 पार्ट में पार्ट हम सुन लीजिए पहले आप। इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर राइट्स, कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिड्रेसल एजेंसीज। हम लोग एक एक पॉइंट को समझेंगे। इसके लिए हमने एक चार्ट बनाया। हम आपको चार्ट की तरफ पहले लेके चलते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, फर्स्ट मीनिंग इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर राइट्स, consumer responsibilities, and this is redressal agencies. Consumer importance of consumer protection पहले हम लोग समझते हैं। Consumer ignorance, consumer ignorance की तरफ पहले हम समझेंगे, फिर उसके बाद unorganized consumer समझेंगे, फिर हम लोग wide spread exploitation of consumers, इन तीनों को समझेंगे। Consumer ignorance, first point is consumer ignorance. Consumer, मान लीजिए हम आपके ऊपर एक एग्जांपल देते हैं। आप एक दुकान में गए, वहां से आप कोई भी एक सामान लाने के बाद उसमें कोई डिफेक्ट निकल गया। बहुत से कंज्यूमर होते हैं, आप हो चाहे हम, इग्नोर कर देते हैं इसके बारे में कंप्लेन करने के लिए कि कौन कंप्लेन करे जा करके, कौन इसमें फंसे, इससे अच्छा है नया सामान ले लो, नया पैसा खर्चा कर दो और दूसरा सामान लो। बहुत से कंज्यूमर क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। कंज्यूमर इग्नोरेंस इस चीज का पॉइंट है, जो कि कंज्यूमर इग्नोर कर देते थे किसी भी चीज को कंप्लेन करने के लिए, या किसी भी जो भी बिजनेसमैन है, या कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स आ गया है, या गुड्स और सर्विसेज जो भी है, या सर्विस में सही प्रकार की कोई सर्विस नहीं दिया है, उसमें कंज्यूमर इग्नोर कर देता है कंप्लेन करने के लिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इसलिए कंज्यूमर इग्नोरेंस को लाया। इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर इग्नोरेंस को लाया ताकि ये राइट्स प्रोवाइड कराता था, रेमेडीज बताता था कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर कि कंज्यूमर के कौन कौन से राइट्स होते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। क्या क्या रेमेडीज होते हैं, और आप 3 टायर रिड्रेसल एजेंसी जो होती है, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, जिसके बारे में हम लोग अभी आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। ये सब कंज्यूमर इग्नोरेंस क्या करता था, बताता था कंज्यूमर को कि किस तरीके से आप इग्नोर मत करिए किसी भी चीज को। अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है प्रोडक्ट में, अगर कुछ हुआ है तो आप उसके बारे में आप कंप्लेन करिए। नेक्स्ट पॉइंट इज अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स। हम जैसे कि जानते हैं, देखिए इंडिया में आज भी 60% कंज्यूमर है ऑर्गेनाइज नहीं है, अपने राइट्स उसको नहीं पता कि हमें क्या करना चाहिए, क्या अगर मेरे साथ कोई फ्रॉड होता है तो हमें क्या करना है क्या नहीं करना। 60% ज्यादा जो है कंज्यूमर, उसको नहीं पता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। अगर मेरे साथ कोई प्रोडक्ट में फ्रॉड करता है, कोई बिजनेसमैन है या कोई सप्लायर सर्विस नहीं ढंग से प्रोवाइड कराता है, जिसका मैंने पैसा पूरा दिया लेकिन उस हिसाब से मुझे वो चीज नहीं मिल पा रही है। अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर, बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि कंज्यूमर को राइट्स बताती हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, एनजीओ हैं जो कि कंज्यूमर को बताते हैं कि आपकी ये राइट्स हैं, आपके ये रेमेडीज हैं, अगर आप ऐसे से ऐसा करेंगे तो आपको इसकी वो फ्रॉड कंपनी तो रुकेगी जो कि प्रोडक्ट ये सेल कर रही है। दूसरी बात, आपने जो पैसा उस पर खर्चा किया आपको रिफंड मिलेगा, जिससे कि कंज्यूमर को जो इंटरेस्ट है मार्केट में, जो सामान खरीदने का इंटरेस्ट, जैसे हम लोग जाते हैं साथ मार्केट में, कोई सामान खरीदते हैं, जो चीज हम लोग को अच्छी लगती है उस चीज को हम लोग खरीदते हैं, फिर घर में आके अगर वही चीज सामान बेकार निकल जाए, या फिर जिस तरीके से हमने सोचा उस तरीके से वो सामान ना निकले, तो या आप हो या हम हो, बुरा सबको लगता है। इसलिए अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर, यानी कि जो कंज्यूमर हो उसको पूरी ऑर्गेनाइज करें। ऑर्गेनाइजेशन होती है कंज्यूमर को राइट्स बताती हैं, इसके अंदर अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रेंड, वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर किंग पिन इन द मार्केट, कंज्यूमर राजा होने के बावजूद आज की डेट में एक्सप्लॉयट होता है इंडियन मार्केट में। क्यों होता है?
क्योंकि डिमांड ज्यादा है प्रोडक्ट की, और बहुत सी जगह डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। बहुत से मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं कि सप्लाई पूरी करने के लिए मार्केट में क्वालिटी मेंटेन नहीं करते हैं प्रोडक्ट की, और मैन्युफैक्चरर और सप्लायर अपना पैसा कमाते रहते थे। कंज्यूमर क्या था, उसमें एक्सप्लॉइट होता था, इसलिए वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर। इस पॉइंट का मतलब यही है। अब हम लोग दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, आइए ग्राफ की ओर देखते हैं फिर से। कंज्यूमर राइट्स, फर्स्ट पॉइंट इज राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू मेक चॉइस and right to be heard, right to seek redressal and right to consumer education. We should start of rights, जो कि सेफ्टी के तौर पर बनाया गया है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन ने सेफ्टी के लिए बनाया, जो कि हम जानते हैं कि मार्केट में जो है इस समय बहुत सारे खतरनाक प्रोडक्ट भी आते हैं। जैसे हम एग्जांपल आपके ऊपर देते हैं, जैसे मान लीजिए आपको प्रेशर कुकर की जरूरत है, आप मार्केट गए, आप मार्केट से प्रेशर कुकर लेकर आए, आप घर में आए, उसमें आपने चावल पकाया, आप कुकर जो होगा ब्लास्ट हो गया, अंदर फट गया। ये किसकी गलती हुई? प्रोड्यूसर की गलती हुई, सप्लायर गलती हुई, रिटेलर गलती हुई, सबकी लाइन बात सबकी गलती रही कि उसमें या ISI मार्क जो होता है वो नहीं लगाया गया, और उसका जो डिफेक्ट था वो ठीक नहीं किया गया, और डिफेक्टिव प्रोडक्ट जो था वो बना के रेडी करके मार्केट में दे दिया गया। इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो एक्ट आया था उसके अंदर जो सेफ्टी का राइट दिया गया, तो कंज्यूमर को इन चीजों हजार्डियस प्रोडक्ट जो मार्केट में आते हैं उसको बचाने के लिए ये राइट्स कंज्यूमर को दिया गया। नेक्स्ट राइट्स इज राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन में आता है कि जैसे प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या चीज जानने को होती है, क्वालिटी, क्वांटिटी, स्टैंडर्ड, यूटिलिटी, सब चीजें जो है सप्लायर हो या रिटेलर हो या शॉपकीपर हो या मैन्युफैक्चरर हो, कंज्यूमर को हर एक चीज प्रोडक्ट के बारे में बतानी चाहिए कि ये प्रोडक्ट इस समय यूज करना है, ये प्रोडक्ट ऐसे यूज करना है, इसकी MRP इतनी है, इसका वेट इतना है, हर एक चीज उसको करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज राइट टू मेक चॉइस। इस राइट के अंदर जो राइट्स दिया गया मेक चॉइस का, वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन को इसलिए दिया गया ताकि रिटेल, आप किसी दुकान में मान लीजिए जाते हैं, वहां पर रिटेलर शॉपकीपर जो भी है वो आप पर प्रेशर ना डाल सके, आपको इसी ब्रांड का, इसी कंपनी का आपको एक ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदना है। आप ये जो राइट्स होता है, राइट टू मेक चॉइस, ये आपको हक देता है, कंज्यूमर को हक देता है कि आप अपनी मर्जी से जो आपको अच्छा लगे या जो आपके लिए सही हो, जो आप अच्छे से यूज कर सकें, उसी प्रोडक्ट को अपनी मर्जी से खरीदें। और रिटेलर है, सप्लायर है, शॉपकीपर है, मैन्युफैक्चरर कोई भी है, जहां से भी आप माल खरीदते हैं या कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, वो आप पे प्रेशर ना डाल सके। नेक्स्ट पॉइंट इज राइट टू बी हियर्ड। राइट टू बी हियर्ड आते हैं जैसे आपने कंप्लेन किया, आप अपनी हियरिंग्स कोर्ट में रखिए, आप अपनी बात रखिए, आप अपने वकील करिए, और अपोजिशन पार्टी कंपनी जो होती है आती है कोर्ट में, हियरिंग सुनती है, हियरिंग समझती है, उस पर आप जजमेंट होता है, आप अपनी पूरी बात रखिए। इसमें राइट टू बी हियर्ड का राइट्स दिया गया, हियर्ड का राइट दिया। हियर्ड मतलब होता है सुनवाई, जो कोर्ट के अंदर होती है, जो कि कंज्यूमर जब जिसके साथ फ्रॉड हो जाता है वो केस करता है, केस करने के बाद जब कोर्ट में हियरिंग चलती है, सुनवाई होती है, वहां पे कंज्यूमर अपनी बात रख सके, इस चीज का ये राइट दिया गया है, राइट टू बी हियर्ड। नेक्स्ट राइट इज राइट टू सीक रिड्रेसल। आफ्टर जस्ट राइट टू बी हियर्ड कम टू द राइट टू सीक रिड्रेसल। सीक रिड्रेसल मींस होता है कंपेंसेशन, जो कि कंपेंसेशन मान लीजिए जो आपको रिफंड मिलता है तरीके से। आपने मान लीजिए आपके साथ मान लीजिए फ्रॉड हुआ, आपका डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स आया, आपने केस किया कंपनी के बारे में, कंपनी कोर्ट में आई, हियरिंग चली, उसके बाद कंपनी ने क्या किया, मुआवजा देने को तैयार हो गई, हम आपको इतना मुआवजा देंगे। ये मुआवजा जो होता है राइट टू सीक रिड्रेसल होता है, जो सीक रिड्रेसल का राइट्स दिया गया कंज्यूमर को, इसके तहत उसको कंपेंसेशन मिलता है। कंपेंसेशन मतलब होता है मुआवजा, जो कि फ्रॉड होने के बाद मिलता है, और जजमेंट जब आ जाता है उसके बाद। नेक्स्ट राइट इज राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। कंज्यूमर एजुकेशन में होता है कि ये राइट्स इसलिए दिया गया, कंज्यूमर को अपने राइट्स पता हो, अपने रेमेडीज पता हो, उसके 6 राइट्स जो होते हैं सभी कंज्यूमर को पता हो। इंडिया में जो है बहुत सारी NGOs हैं, गवर्नमेंट्स हैं, गवर्नमेंट्स तो मान लीजिए एक ही है, गवर्नमेंट बहुत सारी नहीं है, NGO बहुत सारे हैं। गवर्नमेंट जो होती है सेमिनार कंडक्ट कराती है, किस लिए कराती है, बहुत सारे सेमिनार कंडक्ट कराती है कि कंज्यूमर एजुकेशन जो है सब जगह फैल सके, कंज्यूमर को जो है पता चल सके मेरे क्या क्या राइट है, ताकि जब वो उसके साथ कोई फ्रॉड हो या उसके साथ कुछ भी हो, गलत है, रिटेलर, सप्लायर, मैन्युफैक्चरर कुछ भी कुछ गलत करता है, तो उसके खिलाफ एक्शन ले सके, उसके खिलाफ केस कर सके। और तो और
बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, इसलिए बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन और राइट टू इंफॉर्मेशन में डिफरेंस क्या है। केस स्टडी में सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है राइट टू इंफॉर्मेशन और राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन में। राइट टू इंफॉर्मेशन में आता है ये राइट्स दिया गया है इंफॉर्मेशन वाला कि आप प्रोडक्ट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन ले सकें, प्रोडक्ट के बारे में, ना कि कंज्यूमर के राइट्स के बारे में। और कंज्यूमर एजुकेशन में आता है कि कंज्यूमर जो राइट्स दिए गए हैं कंज्यूमर को, जो 6 राइट्स होते हैं, राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू मेक चॉइस, राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। ये जो 6 राइट दिए गए कंज्यूमर एजुकेशन के अंदर आते हैं, जो कि एनजीओ अवेयरनेस करती है कंज्यूमर को, और तो और गवर्नमेंट जो होती है सेमिनार्स कराती है। अब तो इंडिया में बहुत सारे हैं कि स्कूलिंग में भी और कॉलेजेस में भी सेमिनार्स गवर्नमेंट कंडक्ट कराने लगी ताकि कंज्यूमर अवेयरनेस फैल सके। इसके बाद अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक बार ग्राफ की तरफ नजर हम लोग फिर से डालते हैं। कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फर्स्ट पॉइंट इज एक्सरसाइज हिज राइट्स, कॉशियस कंज्यूमर, क्वालिटी कॉन्शियस, इंसिस्ट ऑन कैश मेमो, फाइलिंग कंप्लेंट्स एंड नॉट कैरिड अवे बाय एन एडवर्टाइजमेंट। कंज्यूमर का इंटरेस्ट बचाने के लिए गवर्नमेंट तो बहुत कुछ करती है, मगर आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती है। इसलिए गवर्नमेंट तो प्रयास पूरा कर रही है, लेकिन कंज्यूमर को भी अपनी तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभानी चाहिए ना। उसको भी तो कोई जिम्मेदारी होती है ना कि कंज्यूमर से जो फ्रॉड होते रहते हैं, जो फ्रॉड अभी भी चल रहे हैं, वो ना हो आगे। गवर्नमेंट अपना पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन कंज्यूमर को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। जो ग्राहक होता है किंग बिन राजा होने के बावजूद उसके साथ फ्रॉड हो रहा है आज के डेट में, क्योंकि वो अपनी पूरी सही तरीके से जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहा है। कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी की पॉइंट को समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज एक्सरसाइज हिज राइट्स। हर कंज्यूमर को अपने राइट्स पता होने चाहिए, जो कि अभी हमने पहले पढ़ चुके हैं। 6 राइट्स जो थे, सेफ्टी, इंफॉर्मेशन, मेक चॉइस जो थे, वो 6 के 6 राइट पता होने चाहिए। उसके बाद उसको ये भी पता होना चाहिए कि कब राइट्स, कौन सा राइट्स किस समय इस्तेमाल करना है, कौन सा राइट्स कहाँ यूज होगा, समझ रहे हैं ना आप। इसलिए एक्सरसाइज हर कंज्यूमर को अपने राइट्स जो होने चाहिए पता होने चाहिए, हर कंज्यूमर को। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉशियस कंज्यूमर। कंज्यूमर को, जो ग्राहक होता है, उसको कभी भी आंख बंद करके सेलर पे कभी भी, या शॉपकीपर पे, या रिटेलर पे, या मैन्युफैक्चरर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप मार्केट गए, कोई आपका सेलर है जान पहचान, आप उसको अच्छे से जानते हैं, और उसने आपको बरगलाया कि आप ऐसे जैसे ये सामान खरीद लीजिए, ये सामान बहुत अच्छा है, और ये आप ये लेंगे तो इससे इतने % का आपको डिस्काउंट दिया जाएगा, और इस ब्रांड से इस ब्रांड में कंपेयर करने लगा कि ये ब्रांड ज़्यादा अच्छा है। इसलिए कभी भी, और एक्चुअल में वो प्रोडक्ट जो है खराब है, एक्चुअल में प्रोडक्ट खराब है, इसलिए कभी भी सेलर के ऊपर आंख बंद करके विश्वास मत करिए, हमेशा अपने पर रखिए। आप सही तरीके से कंज्यूमर को पसंद करिए, कि प्रोडक्ट को पसंद करिए कि प्रोडक्ट क्या वाकई में सही है कि नहीं है। कंज्यूमर को अपने नजरिए से देखना चाहिए, ना कि सेल्समैन और सेलर के नजरिए से देखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज क्वालिटी कंसिस्टेंसी। कंज्यूमर को मार्केट जब जाता है, कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है, उसको क्वालिटी जरूर देखनी चाहिए कि प्रोडक्ट जो हम खरीद रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है। क्वालिटी देखने के लिए जो मार्क होते हैं, आप मार्क के बारे में अभी आगे भी बताएंगे। जो मार्क होते हैं आईएसआई मार्क, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, बिस्मार्क, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जिसे हम लोग हॉलमार्क भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इको फ्रेंडली। एग मार्क, एग्रीकल्चरल मार्क, जो किसी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में इस्तेमाल होता है। वुल मार्क, जो कि ऊनी कपड़ों में इस्तेमाल होता है। ये सब मार्क क्या बताते हैं? प्रोडक्ट की क्वालिटी बताते हैं। जिस हिसाब से जो प्रोडक्ट होता है उसकी क्वालिटी तो उसके बारे में बताते हैं कि प्रोडक्ट कैसा है, कैसा है। और जिस प्रोडक्ट में ये मार्क होता है वो 100% एक्यूरेट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इंसिस्ट ऑन कैश। इंसिस्ट ऑन कैश बहुत से लोग क्या बचाने के लिए? टैक्स बचाने के लिए। कि मान लीजिए देखते हैं हम लोग कि आप ज्वेलरी लीजिए, मान लीजिए एग्जांपल हम दे रहे हैं 2 लाख की, जिसका 10% टैक्स मान लीजिए गवर्नमेंट को देना है, 20,000 रुपये बनता है। पक्का बिल ना लेने के कारण क्या होता है कि बहुत से कंज्यूमर पक्का बिल नहीं लेते हैं ताकि हमें 20,000 रुपये एक्स्ट्रा ना देना पड़े गवर्नमेंट, समझ रहे ना। इसलिए वो कैश मेमो नहीं मांगते हैं, और जिसके तहत उनके पास कोई एविडेंस नहीं होता, उनके पास कोई प्रूफ नहीं होता है कि बाद में अगर वो ज्वेलरी अगर खराब निकलती है, ज्वेलरी को लोकल निकलती है, डुप्लीकेट निकलती है, तो शॉपकीपर को कंप्लेन भी नहीं कर सकते हैं
क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, उनके पास कोई एविडेंस नहीं है कि आपने उसी दुकान से उसी जगह से ही ज्वेलरी खरीदी है, क्योंकि आपके पास पक्का बिल नहीं होता, इन कैश मेमो नहीं लेते। अगर कभी कभी क्या होता है, शॉपकीपर भी बिल देने से मना कर देता है, क्योंकि उसको भी टैक्स आगे भरना होता है। अगर कोई शॉपकीपर टैक्स देने से मना करता है, सॉरी बिल देने से मना करता है, तो कंज्यूमर को उसके खिलाफ कंप्लेन करनी चाहिए, ना कि अवॉइड कर देना चाहिए इस बात को। इंसिस्ट ऑन कैश मेमो जरूर लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज फाइलिंग कंप्लेन्स। अब मान लीजिए आपके एग्जांपल हम देते हैं कि कंज्यूमर है, उसके साथ फ्रॉड हो गया। बहुत से कंज्यूमर होते हैं जो इंडियन मार्केट में फ्रॉड हो जाता है उनके साथ, लेकिन वो कंप्लेन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? कौन कंप्लेन करे, कौन कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे, कौन क्या करे, नया पैसा खिलाओ डालो और नई चीज खरीद के जाओ। ये नहीं करना चाहिए कंज्यूमर को। उसको अगर कोई डिफेक्ट होता है गुड्स में जो उसने खरीदा है, तो उसको बाकायदा उसको कंप्लेन करनी चाहिए, और कंपनी के खिलाफ कंप्लेन करने के बाद उसे कंपेंसेशन भी देना चाहिए। अगर उसको कंपेंसेशन एक कोर्ट से नहीं बोल रहा है, दूसरे कोर्ट, जहाँ हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहां तक जा सकते हैं वहां तक जाए। फाइलिंग कंप्लेन उसको जरूर करनी चाहिए अगर उसके साथ कंज्यूमर साथ कोई भी फ्रॉड हुआ है, कंपनी ने कोई भी फ्रॉड किया है, सर्विस के तहत हो या फिर गुड्स के तहत हो। नेक्स्ट पॉइंट इज कंप्लेन जरूर करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज नॉट कैरिड अवे बाय एन एडवर्टाइजमेंट। आज की डेट में इंडिया में न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए, रेडियो उठा के देख लीजिए, रेडियो उठा के देखा नहीं जाता बल्कि सुना जाता है, टीवी देख लीजिए, हर जगह एडवर्टाइजमेंट ही आता है प्रोडक्ट का, हर जगह आता है, चाहे जैसा प्रोडक्ट हो, लेकिन एडवर्टाइजमेंट आता जरूर है। कंज्यूमर को कभी भी एडवर्टाइजमेंट को पूरी तरीके से बिलीव नहीं करना चाहिए कि एडवर्टाइजमेंट में दिखा दिया गया तो प्रोडक्ट ऐसा ही निकलेगा, ऐसा कोई कुछ जरूरी नहीं होता। समझ है ना? एडवर्टाइजमेंट में भी दिक्कतें आ जाती है कभी कभी। प्रोडक्ट में जो रियलिटी होती है, जो एडवर्टाइजमेंट में दिखाया जाता है, वो ऊपर नीचे हो जाता है कभी कभी, हर समय नहीं होता। जो हमने नहीं कह रहे कि हर समय होता है, कभी कभी हो जाता है। इसलिए कंज्यूमर जो होता है उसको पूरी तरीके से कभी भी एडवर्टाइजमेंट में ध्यान नहीं देना चाहिए, जो रियलिटी है उस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन अगर कोई कंज्यूमर अगर दे दिया है पूरी तरीके एडवर्टाइजमेंट को देख के अगर कोई प्रोडक्ट लाता है और उस पर अगर उसको कोई भी डिफरेंस दिखता है कि रियलिटी से और एडवर्टाइजमेंट से अगर उसको कोई भी डिफरेंस मान लीजिए दिखता है, तो उसको कंप्लेन करना चाहिए उस प्रोडक्ट की कंपनी के खिलाफ। और कंप्लेन करने के बाद हियरिंग होनी चाहिए। कंप्लेन करने के बाद करते हैं रिड्रेसल एजेंसीज, जो 3 टायर रिड्रेसल एजेंसीज होती है, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन। प्रोडक्शन एक्ट के अंदर 3 टायर रिड्रेसल एजेंसीज गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कराई है, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन, जैसे कि अभी हम लोगों ने ग्राफ में भी देखा। डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर एक प्रेसिडेंट एंड 2 अदर मेंबर्स दैट इज इलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जो कि स्टेट गवर्नमेंट इलेक्ट करती है। एक प्रेसिडेंट और 2 अदर मेंबर्स। इस कोर्ट डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर सिर्फ वही कंप्लेन ही फाइल होती है जिसकी वैल्यूएशन 20 लाख के अंदर हो, जिसकी वैल्यूएशन या गुड्स की वैल्यू 20 लाख के अंदर हो। समझ रहे हैं ना? उस वही कंप्लेन ही सिर्फ फाइल होंगी जिन गुड्स की वैल्यू 20 लाख के अंदर हो, वही सिर्फ डिस्ट्रिक्ट फोरम में कंप्लेन फाइल होगी। इसके अंदर सिर्फ 1 प्रेसिडेंट एंड 2 अदर मेंबर दैट आर इलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, सिर्फ इतना। अब बात करते हैं हम लोग स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन में क्या होता है? 1 प्रेसिडेंट एंड 2 अदर मेंबर दैट वाज इलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इट इज सेम एज डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, सिमिलर टू डिस्ट्रिक्ट फॉर्म। इस मामले में प्रेसिडेंट और 2 अदर मेंबर्स के मामले में क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट फॉर्म और स्टेट कमीशन सेम ही होते हैं, मगर मेन डिफरेंस क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में आप 20 लाख के अंदर की ही जो वैल्यूएशन ऑफ गुड्स होती हैं 20 लाख के अंदर होते हैं, वही से कंप्लेन फाइल होगी। लेकिन स्टेट कमीशन में क्या होता है? वैल्यू ऑफ गुड्स 20 लाख के ऊपर हो और 1 करोड़ के नीचे हो, तो नेशनल कमीशन में कंप्लेन फाइल होगी, ना कि 1 करोड़ के ज्यादा, ना 20 लाख से कम। वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस और कंपेंसेशन, जो कि बाद में कंपेंसेशन मिलेगा, ये आता है आपका स्टेट कमीशन के अंदर। अब हम बात करते हैं नेशनल कमीशन की। नेशनल कमीशन में क्या होता है? प्रेसिडेंट
4 other members। 4 members होते हैं, इसमें से 4 में से एक वुमेन होनी ही चाहिए, ये दिस इज अ कंपल्सरी। इसलिए 1 president and 4 other members, 1 shall be a woman। इसमें क्या होता है, वैल्यूएशन ऑफ गुड्स 1 करोड़ के ऊपर होगी तभी इसमें कंप्लेंट फाइल होगी, वरना कंप्लेंट फाइल होगी नहीं होगी, इसमें आप डायरेक्टली फाइल करते हो। अगर कोई कंज्यूमर पहले डिस्ट्रिक्ट फॉरम में कंप्लेंट फाइल किया है, फिर उसके बाद अगर एग्रीड पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है डिसीजन से, फिर उसके बाद वो स्टेट कमीशन में आता है। अगर स्टेट कमीशन से भी वो डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है, फिर वो नेशनल कमीशन में अपील कर सकता है, लेकिन विद इन 30 डेज ओनली, केवल 30 दिनों के अंदर ही वो अपनी आगे जो उसका आगे की कोर्ट पे अपील कर सकता है। अगर 30 डेज के ऊपर हो जाएंगे तो अपील जो होगा नहीं कर सकता है। दिस इज द मेन डिफरेंस, डिस्ट्रिक्ट फॉरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल होती है, वैल्यूएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का कंपेंसेशन होती है, मेन डिफरेंस सिर्फ वैल्यूएशन की ही होती है, बाकी कहीं की नहीं होती है। और तो और एक चीज और, डिस्ट्रिक्ट फॉरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। अगर नेशनल कमीशन के ऊपर भी अगर कोई कंज्यूमर जाना चाहते हो तो बताया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, अगर वैल्यू ऑफ गुडविल 1 करोड़ के ऊपर है तो। इफ द अग्रीव्ड पार्टी इज नॉट सेटिस्फाइड विद द जुरिसडिक्शन ऑफ जजमेंट ऑफ नेशनल कमीशन, he or she, a consumer can go and appeal in Supreme Court also। Here chapter is over now। अगर आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया है या चैप्टर के डाउट्स अच्छे से क्लियर हो गए, अगर कोई भी डाउट या रह भी गया तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए नीचे हमें, और कोई भी क्वेरी है या कुछ भी बचा है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।